जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं एटम, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, जितनी भी चीजें हैं इन सब की चीजें में आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एटम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एटम। एटम आप जानते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है हमारे जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, आपको पता है वो सब जो है एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं, है ना। जितने भी सब्सटेंस आप देखने को मिलते हैं आपको, वो सब क्या है, एटम से ही कंबाइन होकर के बने हुए हैं। ठीक है। तो जिस तरह से आप जो है बायोलॉजी में बोलते हैं कि एक बॉडी है, उस बॉडी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट या फिर यूनिट जो है, बॉडी की जो यूनिट है उसको आप क्या बोलते थे, सेल्स बोलते थे, है ना। वैसे यहाँ पे आप जो है केमिस्ट्री में जो है किसी भी सब्सटेंस या मैटर की जो यूनिट आप जिसको बोलते हैं वो होता है एटम। ठीक है। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका एक फ्री क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है। और ये जो एटम है वो जो है फ्रीली प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इन्वायरमेंट में उसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं हो सकता। कुछ एटम्स होते हैं जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फ्री नहीं होते, वो जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में जो है अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ, जो अपने ही एटम्स के साथ जो है कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम जो है। एटम क्या है आपका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एक मिनट, एटम जो है हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, जो किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि पार्ट लेता है कहाँ, केमिकल रिएक्शन। क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर जो है एटम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो और क्या बोला मैंने, ये जो है फ्री एग्जिस्टेंस इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है। कैसे, कुछ एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लाइक मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन जो है ये H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये जो है दो हाइड्रोजन के एटम जो है कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करिए O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन की बात करें ये N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस की बात करें तो ये P4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चार जो फॉस्फोरस होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। आपको पता है फॉस्फोरस जो है कुछ इस तरह से कंबाइन फॉर्म में रहते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये फॉस्फोरस ऐसे रहते हैं। वैसे अगर हम सल्फर की बात करें तो S8 के फॉर्म में होता है। सल्फर कैसा होता है, S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये सब क्या है, कंबाइन फॉर्म में होते हैं, इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। ये जो है फ्री एग्जिस्टेंस पोजेस नहीं करते। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल भी है जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हीलियम की बात कर लो। हीलियम क्या होता है, फ्री प्रेजेंट होता है, अकेला रह सकता है वो एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है। उसको अपने जैसे हीलियम के साथ कंबाइन आने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। ये हो गया। और क्या बोल सकते हो कि अदर 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 कौन, 18 ग्रुप एलिमेंट। अदर जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, सिंगल फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है। और जो बाकी के जो एलिमेंट्स है लाइक आयरन वगैरह की बात करें, वो सब भी क्या होते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, एलिमेंटल स्टेट में रहते हैं। ठीक है। तो ये सब की बात कर रहे हैं, जो हम क्या बोले कि वो फ्री हो सकता है नहीं हो सकता है, ये छोटी सी बात थी। एटम जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। लेकिन इसके अलावा भी आप जानते हैं कि एटम जो है आपको पता है एटम की बात करें तो एटम जो है वो तीन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तीन कौन कौन से पार्टिकल, एक होता है सर प्रोटॉन, एक होता है सर न्यूट्रॉन,
एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीन पार्टिकल से जो है मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन जिसको आप P प्लस के फॉर्म में शो करते हैं, न्यूट्रॉन जिसको N0 के फॉर्म में शो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जिसको E माइनस के फॉर्म में शो किया जाता है। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं, इन पार्टिकल्स में अगर मैं चार्ज की बात करूं तो आपको पता है कि प्रोटॉन में जो है +1 का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन में जो है -1 का चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, यहां पास जो है ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, हालांकि इसके बारे में हम जो है बहुत ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर हमको इसको पढ़ना होता है, तो हम जो है इसको अभी डीप नहीं जाएंगे। हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में ब्रीफली इसको हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम के कॉम्बिनेशन से जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, एटम जो है आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और इनका खुद का फ्री एग्जिस्टेंस होता ही है। एटम क्या था कि वो हो भी सकता था, नहीं हो सकता था, उसकी मर्जी ऐसा था, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो उसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है, वो जो एनवायरनमेंट में फ्रीली प्रेजेंट होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी H2 बनाया था, H2 बनाया था मैंने, ये मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है? एटम है, बट ये H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, वैसे हमने O2 की बात किया था, P4 की बात किया था, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटम नहीं है। ठीक है, एटम कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल का जो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया जा सकता है कि मॉलिक्यूल 2 टाइप से क्लासिफाई हो सकते हैं। पहला, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में। दूसरा हो सकता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक कहने का मतलब, होमो एटॉमिक कहने का मतलब होता है सर कि ये क्या होते हैं? एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से बने होंगे। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं, इसको आप बोल सकते हैं दे कंपोज्ड विथ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम एटम से बने होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम होमो एटॉमिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। ठीक, सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे, जैसे कि आप H2 की बात कर लीजिए, O2 की बात कर लीजिए, P4 की बात कर लीजिए, O3 की बात कर लीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन है, सेम टाइप है, तो O2 क्या, H2 क्या है? ये होमो एटॉमिक है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है उसमें। ऑक्सीजन क्या है? होमो एटॉमिक, क्यों? क्योंकि दो ऑक्सीजन से बने और दोनों ऑक्सीजन ही है। P4 चारों के चारों P है, O3 तीनों की तीनों ऑक्सीजन ही है, तो वो सब के सब होमो एटॉमिक रहेंगे। समझ आया? होमो एटॉमिक क्या है? जिसमें सेम टाइप के एटम होंगे सारे के सारे। ठीक,
इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं आप। फर्दर कैसे? इसका पहला टाइप होता है डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हो, ठीक है, HAM, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा इसी के पास मतलब बी टाइप का जो होता है वो होता है ट्राई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड सी जो है हमारे पास वो होता है आपका पॉली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, डाई मीन्स आपको डाई से ही समझ आ रहा होगा, इसमें दो क्या होंगे, दो एटम्स होंगे। कैसे? H2 इसमें दो हैं, O2 N2, ठीक है, Cl2, ये सारे जो है क्या हो जाएंगे आपकी, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। Cl2 F2 ये सब, ठीक है। जितने दो सेम टाइप के एटम से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है, होमो एटॉमिक के केस में। अगर मैं ट्राई एटॉमिक की बात करूं तो ट्राई एटॉमिक की जब बात करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम हो, लाइक O3 की बात कीजिए आप। ओजोन क्या है? O3 क्या है? ओजोन में जो 3 सेम टाइप के एटम है और तीनों एटम किसके? ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, होमो एटॉमिक है और 3 एटम होने के कारण से ट्राई एटॉमिक भी है। पॉली एटॉमिक मीन्स जिसमें मोर देन 3 एटम्स हो, ठीक, लाइक P4S8, ये जो है क्या है आपकी पॉली एटॉमिक है, पॉली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 8 है ना सर, और 8 के 8 डिफरेंट है, 4 है 3 से ज्यादा वो भी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, पॉली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा जो सेकेंड टाइप था। सेकेंड कौन सा? सेकेंड हमारे पास था हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। हेट्रो एटॉमिक क्या, जो इसको क्या बोल सकते हैं, विच composed by more than one type of atom, more than one type of atoms, ठीक है, जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स से क्या हो सकते हैं, कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं। इसमें भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं, वही डाई एटॉमिक में और ट्राई एटॉमिक में, और थर्ड जो है पॉली एटॉमिक में, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होंगे, उसमें क्या था, सिमिलर काइंड ऑफ सेम एटम्स थे, है ना, डाई हो, ट्राई हो, पॉली हो, लेकिन उसमें एटम सभी के सभी एक ही टाइप के थे। इसमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, एक से तो ज्यादा ही हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि डाई एटॉमिक की बात करें, HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, और दोनों क्या है, अलग अलग एटम है ना, HCl, HBr, HF, NaCl, ठीक है, ये सब क्या है, डाई एटॉमिक है, ठीक, ये सब जो है डाई एटॉमिक में आ जाएंगे ऐसे। ट्राई एटॉमिक बोले तो जिसमें 3 एटम हो, लाइक BF3, सर ये तो 4 हो जाएगा, जैसे आपके पास जो है कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, ठीक है, इसमें 2 एटम है।
है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। और क्या बोल सकते हो, ट्राई एटॉमिक में और आपको एग्जांपल याद आ रहा है? H2O, H2O आपका एग्जांपल है, SO2, ठीक है। ये सारे कुछ एग्जांपल है जो कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हैं। पॉली एटॉमिक जिसमें 3 से ज्यादा हो, NH3, BH3, BF3, है ना, B2H6 डाइबोरेन, ये सब जो है क्या है, पॉली एटॉमिक, क्यों? इसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है, वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वो भी कौन से, हेटेरोएटॉमिक के टाइप्स होंगे, ठीक। तो ये जो कुछ एग्जांपल थे इसके। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में देखो, बात यह है कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि उसका मास डिफाइन कर पाना प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ना, वो हम नहीं कर पाते। तो इसका जो भी मास निकाला जाता है एटम का, वो जो है कंपैरेटिव निकाला जाता है, रिलेटिव निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हुआ था, सबसे पहले जब मास निकाला जाता था तो क्या किया जाता था कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया जाता था। पहले क्या किया जाता, पहले लिखते नहीं, इसको समझते हैं। सबसे पहले जब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालने की बात होती थी तो स्टैंडर्ड के फॉर्म में किसको लिया जाता था, रेफरेंस के फॉर्म में हाइड्रोजन एटम को लिया जाता था, और हाइड्रोजन को माना जाता था 1, उसका मास माना जाता था 1, ठीक है। आगे चल के डेवलप हुई, फिर हम जो है कार्बन 12 को जो है बेस लेकर के चलने लगे, जो कि भी मॉडर्न में भी चलता है ना। पहले हम हाइड्रोजन को लेकर के चलते थे, ठीक। कैसे निकालते थे, ओल्ड टाइम में, मतलब पुराना जो मेथड था, पुराना टाइम में क्या था, एटॉमिक मास जो था, एटॉमिक मास जो होता था वो क्या होता था, कैसे निकालते थे उसको, उसको फाइंड आउट किया जाता था मास ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है अपॉन मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये पुराना मेथड है, एक ऐसा मेथड है, पुराना मेथड है, और इसको हम अभी काम में नहीं लेते हैं, इसको हम अभी काम में नहीं लेते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एटॉमिक मास है वो एक्चुअल नहीं है, वो जो है हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाला जा रहा है, इस कारण से इसको एटॉमिक मास के साथ साथ जो है रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते थे, ठीक है। जब उसको हम जो है रेफरेंस में निकाल रहे हैं किसी के, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते थे, ठीक। इसी को जो है अब जो है हम बात करते हैं जब एटॉमिक मास की, अभी जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक मास वो कैलकुलेट किया जाता है आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, और उसको इसके रेफरेंस में 1/12 into mass of कार्बन 12 एटम, ठीक है। कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका, उसके मास का 1/12 से उसको रेफरेंस के रूप में लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन 12 जो है उसका एक एटम का मास का, उसके एक एटम के मास का 1/12 लिया जाता है, उसको रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, और इस तरह से आप जो क्या करते हैं, एटॉमिक मास काउंट करते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है आपका, इसके रेफरेंस में ले जा रहे, इसके रिलेटिव में आप जो है किसी भी एटम का मास काउंट कर रहे हैं, तो उसको आप जो है इसी एटॉमिक मास को ही आप क्या बोल देते हैं, फिर इसी एटॉमिक मास को जो है बोल दिया जाता है रिलेटिव
एटॉमिक मास। ठीक है, क्यों बोला गया? क्योंकि इस रेफरेंस में निकाल रहे हैं, वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो। ठीक, बाद में चल के आगे जब इस पर और एक्सपेरिमेंट, हमारा जो टेक्निक इंप्रूव हुआ, तो हमने, हमारे पास एक टेक्निक आता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या आता है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करते हैं। अभी हमारे पास जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें एक होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करते हैं तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हेल्प से जो है हम जो छोटे से एटम का भी ये वेट जो है हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, छोटे से एटम का वेट भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसके हेल्प से जब हाइड्रोजन का जो मास कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ हाइड्रोजन जब कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ये कैलकुलेट किया गया, तो ये जो है आपको मिलता है, ये मिलता है आपको ये मिलता है 1.6603 एन, आगे और कुछ कुछ होते हैं नंबर्स, एन 10 टू पावर -24 ग्राम। ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमको हाइड्रोजन के एक एटम का मास काउंट होता है, कहां से? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। अब ये सर वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी वैल्यू है ये कि इसको जो है हम जो है कंसीडर भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी वैल्यू है एक एटम का। ठीक है, और इसी तरह से जो है हमारे पास जो है ऑक्सीजन का भी मास जो है जब कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ वन ऑक्सीजन एटम जब कैलकुलेट किया गया इसी से, तो ये आता है 2.66 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम, एक एटम ऑक्सीजन का मास। ठीक है, एक एटम ऑक्सीजन का मास हमको जो है ये कैलकुलेट होता है। समझ आया कैसे हमने जो है एटम का मास कैलकुलेट किया? इसके आगे और भी है, एक मिनट। ठीक है, तो जब हमको मास ऑफ हाइड्रोजन ही कैलकुलेट करना था, तो इसको इतनी छोटी वैल्यू को कंसीडर कर पाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने ये किया कि ये जो हाइड्रोजन का जो ग्राम में मास आ रहा है उसको चेंज कर दिया गया एक यूनिट में, जिसको बोला जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, जिसको आप AMU बोलते हैं, और ये AMU जो है एग्जैक्टली इसके इक्वल होता है। AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ठीक है, 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है, और इसी को जो 1 AMU बोला गया। तो इसके बेस पर जब मैं हाइड्रोजन की मास की बात करूं, अगर मैं यहां से अगर मैं हाइड्रोजन का मास बोल रहा हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं सर कि इतनी को मैं अगर 1 AMU बोल रहा हूं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 AMU। क्या हो जाएगा? 1 AMU हो जाएगा। समझ आए 1 AMU कहने का मतलब क्या है? 1 AMU एक्चुअली में उसी हाइड्रोजन की एक एटम का मास है, और AMU का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है हाइड्रोजन का मास जो है 1 AMU काउंट करते हैं, 1 AMU काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। इसको मैं नेक्स्ट पेज में और लिख देता हूं। क्या बोला मैंने? 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to power -24 gram. That is mass of one hydrogen atom. ठीक है, आजकल इसी AMU को जो है 1 AMU को जो है एक और नाम से जाना जाता है 1
यू फॉर यूनिफाइड मास, यू फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। यू को और किस नाम से जाना जाता है? वन यूनिफाइड मास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो AMU कहां से आया और U कहां से आया वो समझ आए, एटॉमिक मास यूनिट, और यूनिफाइड मास ये कहां से आया? यहां से आया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे खत्म होता है, इसमें उतना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। अभी तक हम जो भी मास की बात करें थे वो एक एटम की कंसीडर करके चल रहे थे, एक एटम का मास कितना होगा। ग्राम एटॉमिक मास पहली बार हमारे पास ये कॉन्सेप्ट लाता है कि एटम इतना छोटा है तो उसके मास के चक्कर में क्यों पड़ना। हम बात कर लेते हैं ना भाई कि एक मोल एटम की एक मोल जो एटम्स है उनका वेट क्या होगा, है ना। जो एक मोल एटम्स हैं उनका वेट क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो एक मोल एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है उसको आप बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, उसको आप क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास की जब बात करते हैं तो यहाँ जो यूनिट है वो जो है क्या होता है आपका AMU से शिफ्ट होकर के किसमें आ जाता है? ग्राम में आ जाता है, ठीक है। वो किससे शिफ्ट हो जाता है? ग्राम में आ जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है एक्चुअली में? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये पास लिखा है, द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हेन रिटन इन ग्राम्स, कब किसमें लिखा जाता है? उसको ग्राम्स में लिखा जाता है, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। आपको ये भी पता होगा कि वन मोल कहने का मतलब क्या होता है? वन मोल कहना मतलब Na एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। इसको और किस नाम से जानते हैं आप? एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है सर 6.022 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 23, ठीक है, 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ठीक। तो इतने एटम का जो मास है उसको जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और यहां जो मास है वो जो चेंज हो जाता है किसमें? ग्राम में, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास समझ आ गया होगा आपको क्या होता है? जब आप जो है किसी भी एटम का एक मोल पार्टिकल लेते हैं और उसके मास को कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है ग्राम एटॉमिक मास होता है। और आप जो भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि सर इतना हाइड्रोजन का मास 1.008 है, ऑक्सीजन का 16 है, ये सारी चीजें जो है एग्जैक्टली ग्राम एटॉमिक मास होती हैं। मतलब उनके एक मोल जो एटम्स हैं उनका मास होता है, किसी एक एटम का मास वो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जी एटम्स। जी एटम्स क्या होते हैं? यहां से एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ जी एटम्स फाइंड आउट करने के क्वेश्चन बन सकते हैं। जी एटम्स कहने का मतलब वन मोल इज इक्वल टू वन जी एटम। क्या बोला मैंने? वन मोल इज इक्वल टू वन क्या? जी एटम्स, नॉट ग्राम, दैट इज जी एटम्स, ठीक है, वन जी एटम्स। तो आपको पूछा जा रहा है कि वन मोल या फिर वन मोल को और क्या बोल सकते हैं सर आप? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू वन जी एटम, है ना। तो आपको जो है यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आप जो नंबर ऑफ जी एटम फाइंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जी एटम्स इन 10 एटम ऑफ कार्बन, 10 एटम्स ऑफ कार्बन, 10 एटम्स ऑफ कार्बन। मैंने बोला सर कि 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू 1 जी एटम, ठीक है। तो 10 एटम का कितना होगा? सीधी सी बात है सर, आप बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका फॉर 10 एटम्स, फॉर
फॉर 10 एटम्स क्या हो जाएगा ये 10/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मतलब जी एटम्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां से फाइंड आउट होता है। तो इस तरह से आप जो जी एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और जितने मोल्स आ रहे हैं उतने जी एटम्स हो जाएंगे। सिंपल। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, जितने मोल्स हैं उतने ही उनके जी एटम्स होंगे। क्लियर है? सेम चीज आप जो यहाँ पास कर सकते हैं। मैग्नीशियम का वेट दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है। मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है या सॉरी उसके एटॉमिक वेट है उससे उसको जो है वो 10,000 को जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सॉरी डिवाइड कर दीजिए, आपको जो उसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और जितने नंबर ऑफ मोल्स उतने जी एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको काउंट कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ जी एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का वेट आपको मेंशन है कि वो 12 ग्राम है। तो आपको पता है सर मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जी एटम्स। ठीक है, ये पता है आपको। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे आपको पता है। मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट, गिवन मास या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या फिर एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास की कभी बात ही नहीं कर रहे, एटॉमिक मास। ठीक है, क्या है गिवन मास 12 ग्राम है। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, कार्बन का 12 ही होता है सर। यहां से 1 मोल आ रहा है, मीन्स 1 जी एटम भी होगा, 1 जी एटम भी होगा, इस तरह से। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना समझ आया। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, पहले पॉज करके वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर इसको ट्राई कीजिए। 16 gram of gaseous oxide contains 0.5 gram of oxygen. The empirical formula of the oxide is। अच्छा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए। ठीक है, 16 gram of gaseous oxide contains 0.5 gram of 0.5 g atoms of oxygen। देखो 0.5 कहने का मतलब 0.5 जी एटम्स कहने का मतलब क्या हुआ, मीन्स यहाँ पर 0.5 मोल ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस गैसियस ऑक्साइड में, उस गैसियस ऑक्साइड में। 0.5 मोल कहने का मतलब मास निकाल सकते हैं क्या यहां से हम, बिल्कुल मास निकाल सकते हैं सर। मास इसका क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा 0.5 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 30 एंड 5 एंड 8 हो जाएगा, है ना। 8 ग्राम हो जाएगा, 16 इंटू 5 80, 8.5 ग्राम हो जाएगा। तो ये मास जो है किसका है, ये मास जो है ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का मास है। ठीक, अगर ऑक्सीजन का मास जो 8 ग्राम है तो आपका मेटल का मास क्या हो जाएगा, मेटल का मास हो जाएगा आपका 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम। दोनों का वेट जो है 8 ग्राम है। ठीक, दोनों का वेट 8 ग्राम है। दोनों का वेट अगर 8 ग्राम है तो फिर यहां से हम बोल सकते हैं कि इनका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो एमओ आना चाहिए। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एमओ आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमको यहाँ पास एम का जो है मास कहीं से भी बताया नहीं गया है, मतलब उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बताया गया, एटॉमिक मास नहीं बताया गया, तो उसके मोल्स काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके बेस पर जो है आंसर आपका एमओ होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 11 ग्राम ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कंटेन्स 0.2 जी एटम्स ऑफ कैल्शियम। द सैंपल इज, द प्योरिटी ऑफ द सैंपल इज। प्योरिटी का देखो, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, एक बार के लिए आप देख लो प्योरिटी क्या होता है। प्योरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर
एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट अपॉन मास ऑफ टोटल सब्सटेंस, टोटल, है ना, टोटल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, इंटू 100, परसेंटेज निकालना है ना, इंटू 100 ऐसे। ठीक, आपको बोला गया कि 11 ग्राम है जिसमें से 0.2 ग्राम, इसको हम आगे के पेज में करते हैं। आपको बोला गया है कि आपका जो इम्प्योर जो है, इम्प्योर जो सब्सटेंस है वो जो 11 ग्राम का है, ठीक है। आपको बोला गया है कि उसमें जो है 0.2 जी एटम्स जो है वो प्योर कैल्शियम का है, प्योर कैल्शियम का है, ठीक। 0.2 ग्राम जी एटम बोलने का मतलब 0.2 मोल की बात हो रही है, और 0.2 मोल्स मीन्स 0.2 मोल्स मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 40 जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी एटॉमिक वेट है, तो इसको आपको जो उसका क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ कैल्शियम, दैट इज 8 ग्राम। समझ आ रहा है मैं क्या किया, मुझे जो 0.2 जी एटम्स दिया मतलब वो 0.2 मोल हो जाएगा किसका, प्योर कैल्शियम का। अगर प्योर कैल्शियम का मुझे मोल पता है तो उसकी मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई करके हम जो उसका वेट काउंट कर सकते हैं ना, उसका मास काउंट कर सकते हैं। तो मैंने उसको वेट काउंट करने की कोशिश की तो वो आया मेरा क्या, 8 ग्राम। वो क्या है मेरा 8 ग्राम। अगर उसका वेट 8 ग्राम आ रहा है तो आपका मॉलिक्यूल का वेट टोटल कितना है, 11 ग्राम माइनस, सॉरी मॉलिक्यूल का वेट मतलब इम्प्योर सब्सटेंस का वेट क्या है, 11 ग्राम। तो प्यूरिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बोला, प्यूरिटी का बोलता है परसेंट, प्यूरिटी क्या बोलता है, मास ऑफ प्योर कैल्शियम इंटू 100 अपॉन क्या, अपॉन क्या, टोटल मास, है ना, यही तो फॉर्मूला है। मास ऑफ प्योर कैल्शियम कितना आ रहा है, 8 ग्राम, मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, 11 ग्राम इंटू 100, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका 800 अपॉन 11। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर, ये आंसर जो है आप इसको सॉल्व करते तो 72.7 के आसपास आना चाहिए। हाँ ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ये जो है 72 के आसपास आएगा, दैट इज आंसर बी, ऑप्शन बी, ठीक है। प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है बट इसको हम आगे और पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आपस मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 40 ग्राम ऑफ इम्प्योर CO2 कंटेंस 0.8 ग्राम। प्यूरिटी का अगेन क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं। क्या बोला गया, 44 ग्राम ऑफ इम्प्योर CO2 कंटेन्स 0.8 G atoms of oxygen. The percent purity of CO2 is देखो 0.8 G atom ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो 0.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहां पास मास अगर निकाल रहा हूं ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, नहीं मास नहीं निकालते हैं। देखो CO2 का अगर आप फॉर्मूला चेक करेंगे, CO2 क्या है, एक CO2 के मॉलिक्यूल में 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन है और 1 मोल कार्बन है, ठीक है। एक CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन है, ठीक। तो 0.8 मोल ऑक्सीजन में कितने CO2 हो जाएंगे, मतलब 0.8 मोल के लिए कितने CO2 चाहिए होंगे। सीधी बात है सर, जितना भी वेट जो है, जितना भी मोल जो है ऑक्सीजन का है उससे हाफ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन 2 है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 है ना, तो 0 पॉइंट अगर ऑक्सीजन जो 0.8 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधी बात है इसका हाफ मतलब 0.4 मोल होगा, है ना, 0.4 मोल CO2 होगा, ठीक है। तो
इस बेस पर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्या 0.4 मोल कौन सा CO2, 0.4 मोल CO2 क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 24 दैट इज एटॉमिक मास ऑफ सॉरी मोलिकुलर मास ऑफ CO2। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं मास ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, मास ऑफ प्योर CO2 निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, यहां से हो जाएगा आपका 4 4 61 एंड सॉरी 16 एंड 4 4 16 एंड 70। ठीक है, तो ये 17.6 आ जाता है आपका आंसर। 17.6 वेट जो है आपका प्योर CO2 का आ जाता है। आपका टोटल वेट क्या दिया हुआ है 44, टोटल वेट आपको गिवन है 44, टोटल वेट आपको गिवन है 44, टोटल वेट क्या है 44। तो प्योरिटी क्या हो जाएगा, परसेंट प्योरिटी क्या हो जाएगा, कितना है आपका 17.6 अपॉन 44 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, इसको आप फाइनली सॉल्व करके आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपका आंसर इसमें से कौन सा आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है